नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हरे चारे के लिए नेपियर घास उगाएं, वर्ष भर हरा चारा पाएं। अच्छी बढ़वार के लिए मेथी की फसल में जरूरी कार्य। कृषि से जुड़े हुए लगभग सभी किसान दुधारू पशुओं का पालन करते हैं और इनसे दूध का उत्पादन करते हैं। लेकिन पशुओं से उनकी क्षमता के अनुसार दूध का उत्पादन हो, इसके लिए यह जरूरी है कि पशुओं का खान पान सही तरीके से किया जाए। लेकिन खान पान तभी संतुलित हो पाएगा जब इनके आहार में पूरे वर्ष हरे चारे का प्रयोग किया जाए, जिसके लिए नेपियर घास एक अच्छा विकल्प है। तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर AK सिंह से। पशुपालक भाइयों, जैसे कि संकर नेपियर की बात करते हैं तो ये एक बहुवर्षीय चारा है। बहुवर्षीय का मतलब होता है कि एक बार इसको अगर रोपण कर दें आप तो उचित प्रबंधन के बाद 4 से 5 साल तक जो है इससे हरा चारा प्राप्त होता है। संकर नेपियर जो है रसीला होता है, पाचकता से भरपूर होता है, पौष्टिकता से भरपूर होता है और ये जो है पशुओं को जो है बहुत इसमें रुचिकर होता है। और इसका महत्व इसलिए है कि इसके चारे में जो है मतलब कि ताजे स्तर पर जो है 2.5 से 3% तक जो है प्रोटीन इसमें पाया जाता है और शुष्क भार पर जो है 8 से 10% इसमें प्रोटीन पाई जाती है और रेशा की मात्रा जो है 28 से लेकर 32% तक पाई जाती है। आप जो है उचित प्रबंधन करें तो इसमें अच्छा चारा जो है प्राप्त किया जा सकता है। और ये खासकर जैसे कि हमारे जहाँ पानी की सुविधा नहीं है, वैसे जहाँ पर हमारे किसान भाई देखते होंगे कि जहाँ सिंचाई के साधन कम है, वैसे इलाके में भी जो है इसको आसानी से पैदा किया जा सकता है। इसको जो है 15 से लेकर 30 डिग्री का तापक्रम जहाँ भी होता है उस पर आसानी से इसको पैदा किया जा सकता है। अधिक उपज लेने के लिए चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, अच्छे जल निकास वाली मिट्टी चाहिए और जिसमें कि इसका अच्छा उत्पादन मिलता है। और भूमि की तैयारी के लिए एक बार मिट्टी पलट हल से जो है कि जुताई करनी चाहिए और उसके बाद जो है 2-3 हैरों से कल्टीवेटर से जुताई करके खेत को समतल करके जो है इसकी भूमि की तैयारी करनी चाहिए। भूमि की तैयारी के समय 60 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फेट और 40 किलोग्राम पोटास, इसको जो है भूमि में जो है 25 से 30 दिन पहले जो है इसको जमीन में रोपाई से पहले मिला लेना चाहिए। और साथ ही गोबर की खाद अगर 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से अगर इसमें मिला देते हैं तो इससे जो है मतलब कि चारे में जो है गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। और इसमें भारतीय चारा का अनुसंधान संस्थान ने अच्छी प्रजातियां विकसित की हैं, जिसमें कि संकर नेपियर 3, संकर नेपियर 6, संकर नेपियर 7 और संकर नेपियर 10 प्रचलित हैं। NB 21 भी बहुत अच्छी है इसमें और इस तरह की जो प्रजातियां हैं अपने क्षेत्र के लिए काफ़ी उपयुक्त पाई जाती हैं। इसकी रोपाई का समय जो है उचित जो होता है फरवरी मार्च के महीने में रोपाई कर सकते हैं और नहीं तो जो है जुलाई अगस्त जब बरसात होती है उसमें भी इसकी रोपाई आप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें बीज नहीं होता है, बीज मुश्किल से बनता है, इसलिए जो है इसमें जैसे गन्ने की आप रोपाई करते हैं तो 2-3 कलियां लेके आप रोपाई करते हैं, इसी प्रकार इसमें भी 2-3 कलियों वाले तने को लेकर जो है जमीन के अंदर जो है इसकी रोपाई की जाती है। कहीं कहीं पर जैसे आप तने को चाहें तो रोपाई करके जो है इसका जड़ तैयार कर सकते हैं। तो जैसे रोपाई को और घना रूप में अगर वो कर देते हैं तो इसमें जड़ तैयार हो जाती है, उन जड़ों को भी जो है आप खेत में रोपाई कर सकते हैं। नहीं तो 3 कल्ले वाले तने को जो है 2 कल्ला जमीन के अंदर और 1 कल्ला जो है ऊपर छोड़ के रोपाई करते हैं। ज़्यादातर जो है 3500 से 4000 कल्लों की जो है 1 हेक्टेयर में आवश्यकता होती है और 1 हेक्टेयर में इतने कल्लों से जो है आप इसका जो है रोपाई कर सकते हैं। और लाइन से लाइन की दूरी 75 सेंटीमीटर और इसमें जो है एक संकर नेपियर जो है पौधे की दूरी जो है 50 सेंटीमीटर रखते हैं और इसको मेढ़ बना के जो है रोपा जाता है, जिससे कि इसमें अधिक से अधिक कल्ले निकले। क्योंकि जो संकर नेपियर है अधिक से अधिक इसमें काफ़ी कल्ले निकलते हैं, तो ज़मीन के अंदर इसलिए इसको गाड़ा जाता है कि काफ़ी कल्ले निकलते हैं, तो जिससे जो है इसका उपज जो है बहुत बढ़िया होता है। और इस प्रकार चाहे तो ये बहुवर्षीय चारा जैसा कि मैंने बताया है वर्ष भर चारा इससे प्राप्त होता रहता है। तो आप इसको अगर 1 मीटर की लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं तो बीच में जैसे कि मौसम है, जैसे जायद में लोबिया वोबिया भी बीच में बो सकते हैं
जाड़े में बरसीम है और लुसर्न बो सकते हैं, जई बो सकते हैं। इसके साथ जो है बुआई करें तो इससे अच्छा उपज प्राप्त हो सकता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं फसल प्रबंधन की। तो आप इसकी रोपाई के उपरांत फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें जिससे आपको आगे चलकर अधिक हरे चारे की प्राप्ति हो सके। आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं। इसका प्रबंधन की बात आती है तो प्रबंधन में ये है कि इसको जो है निराई तो घास निकालने के लिए हमेशा करते रहे, पर एक बार जो है इसको साल में पंक्तियों की जो बीच की जो है जमीन को फावड़े से जो खोदना चाहिए। और इसका जो है चारा जो है पहली कटिंग जो है 50 से 55 दिन में प्राप्त होता है, और दूसरा जो है चारा जो है इसमें हर 30वें दिन जो है आप जो है कटिंग करते हैं तो इसमें अच्छा चारा मिलता है। और हर कटिंग के बाद 30 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है प्रति हेक्टेयर की दर से जो है खेत में मिलाना चाहिए। तो इस तरह से जो है साल भर में आप 6 से 8 बार इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इससे जो है वर्ष भर आपको हरा चारा प्राप्त होता रहता है। और ज़्यादातर ये एक बार रोपने के बाद जो है 4 से 5 साल तक जो है ये इससे चारा मिलता रहता है। फिर बाद में जो है फिर से खेत तैयारी करके नए सिरे से इसकी जो है रोपाई करनी चाहिए। नेपियर घास उगाने से किसानों को होने वाले फायदे इस प्रकार से हैं। कम पानी में फसल की तेजी से बढ़वार, चारे की गुणवत्ता अच्छी, हरे चारे का अधिक उत्पादन, फसल में कीट रोगों का प्रकोप नहीं होता तथा पशुओं के लिए साल भर हरा चारा मिलता रहता है। इस प्रकार जो है शंकर नेपियर जो है हमारे पशुओं के लिए जो है बहुत अच्छा रसीला और पौष्टिक चारा है। और एक जानवर को कम से कम अगर 20 से 25 किलोग्राम हरा चारा मिल जाता है तो उसको जो है सूखे चारे के साथ अगर इतना हरा चारा देते हैं तो स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और जानेंगे आगे के कार्यक्रम में क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में मेथी की खेती बहुत से किसान करते हैं और जिन किसान भाइयों ने दाने के लिए मेथी की फसल लगाई है वे इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसकी समस्त जानकारी के लिए आइए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ महेंद्र जड़िया से। में हम मेथी की बात करें कि जो हमारी फसल है, अभी फसल हो जाने के बाद हम नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या होता है कि नाइट्रोजन की जब हमारी कमी हो जाती है पौधों में, तो जो किसान भाइयों को अभी फिलहाल में जो समस्याएं आ रही हैं, तो हमारे जो पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। यदि पड़ने लगे तो उस समय पे हमको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन या नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कम हो रही है। तो उसके बाद हमको तुरंत नाइट्रोजन की मात्रा को समय समय पर देते रहना चाहिए। फिर उसके बाद हम किसान भाइयों बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो जो खरपतवार नियंत्रण है उसमें हम मेथी की बात करें, मेथी की बुवाई करते हैं तो उसके बाद हम 10 से 15 दिन के बाद हम उसमें निराई गुड़ाई करते हैं। तो जो निराई गुड़ाई है वो हम खुरपी की सहायता से करते हैं। तो खुरपी की सहायता से हम जब निराई गुड़ाई करते हैं, खरपतवार प्रबंधन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि खरपतवार तो हमारे निकल जाते हैं और उसके साथ साथ जो हमारे पौधे होते हैं उसमें अच्छा वायु संचार होता है, जिससे पौधों की जो वृद्धि है वो निरंतर अच्छे तरह से होती है, जिससे हमारे फसल का उत्पादन है वो अच्छा होता है। किसान भाइयों, दाने हेतु लगाई गई मेथी की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए सिंचाई किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। और मेथी की जो फसल है उसमें हमको किस प्रकार से सिंचाई करना चाहिए। तो जो मेथी की फसल है उसमें हम सिंचाई एक तो स्प्रिंकलर के द्वारा दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, और दूसरा नंबर हम जैसे नॉर्मली हम ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई करते हैं। स्प्रिंकलर के द्वारा यदि हम सिंचाई करते हैं तो हमारे पानी की बचत भी होगी और जो फसल की जो रिक्वायरमेंट है उसकी भूमि के अनुसार, उसके हिसाब से जब हम देखते हैं कि उसमें नमी यदि कम हो रही है तो उस समय पे हमको सिंचाई करना चाहिए। और जो हमको मेथी की जो सिंचाई के लिए जब हम बात करें कि कितनी सिंचाई की ज़रूरत है, तो 4 से 5 यदि सिंचाई की लगभग आवश्यकता होती है, जो 10 से 15 दिनों के अंतराल पर करते रहना चाहिए। पर इसमें हमको मुख्य रूप से यह देखना है कि उसमें भूमि में हमारा नमी यदि बनी हुई है तो हमको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। यदि नमी की कमी हो रही है तो हमको निरंतर उसमें सिंचाई करते रहना चाहिए, जो कि हमने पहले ही आपको बताया कि स्प्रिंकलर के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा जो भी हम सिंचाई करते हैं। मेथी की फसल को माहू कीट अधिक नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप कैसे करें इसका नियंत्रण, आइए जानते हैं। जो माहू है, माहू भी इसमें काफ़ी देखने को मिलता है
जो फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। यह जो कीट होते हैं वो मतलब पौधों के हरे रंग के कीट होते हैं जो पत्तियों के निचली सतह पर देखने को मिलते हैं, और यह हमारे पत्तियों के जो हरी पत्तियां होती हैं उनका क्लोरोफिल जो उसमें पाया जाता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, और तनों पर भी काफ़ी उनका रस चूसते हैं। इस तरह के जो मतलब जो हमारे हरे रंग के जो कीट होते हैं माहू नामक, वो मतलब पौधों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारी पत्तियां मुरझाने लगती हैं और पौधे की बढ़वार जो है मतलब जिस आकार लेना चाहिए जिस तरीके से वो आकार अपना नहीं ले पाते हैं। के नियंत्रण के लिए हम मेटासिस्टोक्सिस 25 EC 1200 मिलीलीटर को 600 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करते हैं। मेथी की फसल में इस समय भूभूतिया रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है, तो आप इसकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें कि और मेथी में कौन सा रोग लगता है, तो चूने लास्ता नामक एक रोग भी लगता है। जो चूने लास्ता जो रोग होता है वो भी मतलब हमारी मेथी की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। यह जो रोग है इसके जो लक्षण होते हैं वो सफ़ेद रंग के या भूरे रंग के धब्बे टाइप से हमारी पौधों की पत्तियों पर, तनों पर इस तरीके से दिखाई देने लगते हैं, जिससे हम पाउडर के फॉर्म में होता है उस प्रकार से हम देखते हैं। और ये जो रोग है ये फफूंद के द्वारा फैलता है, इस प्रकार से हम इसका पहचान कर लेते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए जो चूने लास्ता जो रोग है इसके नियंत्रण के लिए हम कोरोथेन 0.05% का छिड़काव कर सकते हैं, या उसके साथ हम घुलनशील गंधक का उपयोग करके भी हम इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। इस प्रकार से हम चूने लास्ता जो रोग है उसका निदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस तरीके से हम बात करें कि जो हमारे रोग हैं और कीट हैं, इस तरीके से हमारे जो प्रमुख रोग हैं उनका हमको नियंत्रण करना चाहिए। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, कृषि विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगले 5 दिनों में बारिश नहीं होने की संभावना है। अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 24.2 से 28.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.3 से 9.4 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता 42 से 62% और न्यूनतम सापेक्ष आर्द्रता 21 से 25% के बीच रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान सभी पक्षियों की हवाएं 7.4 से 10.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की उम्मीद है। थ्रिप्स कीट से लहसुन और प्याज की फसल प्रभावित होने के लक्षण: पत्तियों का रस चूसता, जिससे पत्तियों पर सफेद धब्बे पैदा करता है। इस कीट को नियंत्रित करने के लिए किसानों को डाइमेथोइट 30% EC 1.0 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। कुंतकों यानी कि चूहों से फसल को बचाने के लिए जिंक फास्फाइड जहर किसी भी खाद्य पदार्थ में अच्छी तरह से मिलाकर उन खेतों में डाल देते हैं जहां चूहे आते हैं, और 3 से 4 दिनों तक पानी नहीं देना चाहिए। वर्तमान मौसम की स्थिति में सरसों की फसल में एफिड की निरंतर निगरानी की सलाह दी जाती है। यदि कीट आबादी आर्थिक दहलीज स्तर से अधिक हो तो इमिडाक्लोप्रिड 0.25 मिली प्रति लीटर पानी में छिड़काव करें। चने की फसल में फली छेदक की निगरानी के लिए यदि फूल 10-15% तक पहुंच गया हो तो फेरोमोन ट्रैप 3 से 4 ट्रैप प्रति एकड़ लगाने की सलाह दी जाती है। कीट को नियंत्रित करने के लिए फसल के खेत में और उसके आसपास टी आकार के पक्षी पर्च स्थापित करें। मिर्ची की फसल में लीफ कर्ल वायरस रोग रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 0.3 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
क्या बच्चों को ठंड से बचाना चाहिए? इसके लिए फर्श को धान के पुआल के कूड़े से ढकना चाहिए, जो एक थर्मल मल्च प्रदान करता है। सभी दुधारू पशुओं को रात्रि के समय विशेष रूप से संरक्षित एवं सुरक्षित पशुशाला में रखा जाना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रसेर, जिला भीलवाड़ा के किसान राहुल सिंह ने। आप मोती उत्पादन पर सफल किसान के अनुभवों को जानना चाहते हैं तो राहुल जी, मोती उत्पादन के बारे में देखिए कार्यक्रम का ये अंश। जहाँ चाह वहाँ राह, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है राजस्थान के किशनगढ़ के पास रैनवाल के रहने वाले नरेंद्र कुमार गरवा, जो कम स्थान और लागत में मोती की खेती करना शुरू किए और आज के समय में लाखों का शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों से आने वाले किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके मोती की खेती करने की तकनीक के बारे में। मैं 2015 से करीब 6 साल हो गए मेरे को मोती खेती कर रहा हूँ। और राजस्थान एक हमारा सूखा प्रदेश है, इसमें पानी की बहुत कमी थी और पानी कमी होने के बावजूद भी मैं यहाँ पे कम पानी में मोती खेती करके एक अच्छा मुनाफा कमा रहा हूँ। और शुरू में मैं 3000 सीपी से शुरू कर रहा था काम और धीरे धीरे बड़ा किया, मैं 5000 सीपी कर दी मैंने। और 3000 सीपी करने के बाद में इसमें क्या कि मोर्टेलिटी होती है, कुछ सीपियाँ मर जाती है, अपने पानी का एनवायरनमेंट देखती है, पानी को सेट करने में हो जाती है। तो 3000 सीपी में कम से कम 500-700 सीपी मर भी जाती है, तो आराम से एक किसान अपना मुनाफा अच्छा तरह से कमा सकता है। हमारा मोती में ज़्यादातर डिजाइनर और हाफ राउंड मोती ज़्यादा करता हूँ। तो डिजाइनर मोती 200 रुपये से लेके 500 रुपये तक का बिक जाता है और हाफ राउंड मोती होता है वो 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का बिकता है, जो आराम से मार्केट में आसानी से बिक जाता है। प्राकृतिक रूप से एक मोती का निर्माण तब होता है जब कोई बाहरी कण जैसे रेत, कीट आदि किसी सीप के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और सीप उन्हें बाहर नहीं निकाल पाता, बजाय उसके ऊपर चमकदार परतें जमा होती जाती हैं। इसी आसान तरीके को मोती उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। मोती की खेती करने के लिए आज के समय में कई प्रकार की प्रजातियां विकसित हो गई हैं, जो इस प्रकार है: लेमिनेसिस मार्जिलिनिस, लेमिनेसिस कोरियनस, पायरेसिया, जिनका पालन करके अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे सीपियाँ ये केरल से, बॉम्बे से, इधर से हम सीपियाँ लाते हैं, उनमें बीज इम्प्लांट करते हैं, राउंड और डिजाइनर दोनों बीज लगाए। डिजाइनर बीज 1 साल में तैयार हो जाता है और हाफ राउंड ये 1.5 से 2 साल में तैयार होगा। जब हम सीप को नदी या तालाब से लेके आते हैं, लाने के बाद हम तुरंत उसके लाते हैं, हम तुरंत उसमें बीज प्रत्यारोपण नहीं करते हैं। उसको लाने के 15 से 20 दिन बाद उसको हम अपने पानी में सर्वाइव कराते हैं और 10 से 15% जब सीपियाँ मर जाती है, कुछ जो अपने पानी में सेट नहीं हो पाती और बचती है, हम उसमें फिर उसमें एक बारीक कट मार के उसमें अंदर बीज प्रत्यारोपण करते हैं, जो डिजाइनर बीज होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सीपी को इस तरह से उठाते हैं, 4 अंगुली में उठाएंगे अपन और फिर इसको चला की सहायता से इसका मुंह खोलेंगे। अब इस जगह हम इसको अंदर डालेंगे, धीरे धीरे खोलने के बाद इसकी प्लायर की सहायता से इसमें 4 से 5 mm इसको खोल लेंगे। इस तरह से खोल कर हम इसमें ये लकड़ी का गुटका फंसा देंगे, ये खुल गई। और इसके बाद में हम इसमें एक पॉकेट बनाएंगे। ये इसको मेंटल केविटी इसकी झिल्ली होती है, इसमें इस जगह इस झिल्ली में हम एक पॉकेट बनाएंगे। ये पॉकेट बनने के बाद में हम एक डिजाइनर न्यूक्लियस जिसकी ऊपरी आकृति ऊपर की ओर, यह चपटा वाला नीचे की ओर, इस तरह से पकड़ेंगे हम और इसको बीज को यहाँ डाल दिया हमने, इस जगह अंदर डाल के इसको हम वापस चिपका देंगे। इस प्रकार हम इस तरफ भी ऐसे ही करेंगे, इस तरह से हम पॉकेट बना देंगे। और ये हमने डिजाइनर न्यूक्लियस ले लिया और इसको अंदर डाल दिया और फिर इसको वापस हमने चिपका दी और ये हमारी सर्जी तैयार हो। इस करके हम इसके बाद में हम इसको एंटीबायोटिक देके पौने में लगा देंगे।
उसके बाद में जब सीपी उसको अपने आप ही एडजस्ट कर लेती है जहाँ उसको रखना होता है, और फिर वो धीरे धीरे उस पर कैल्शियम की लार चढ़ा देती है, और इस तरह से हम 12 से 13 महीने में डिजाइनर मोती तैयार हो जाता है, और हाफ राउंड 1.5 से 2 साल में तैयार हो जाता है। डिजाइनर मोती की कीमत 200 रुपये से लेके 500 रुपये में आराम से बिक जाता है, और हम ज़्यादातर ज्वेलरी बना के भी बेच देते हैं। और राउंड हाफ राउंड मोती होता है वो 18 से 24 महीने में तैयार हो जाता है। और बेचने के लिए तो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार है, आप कहीं भी बेचिए, बेचने में किसी भी किसान को कोई दिक्कत नहीं आती, बस कुछ थोड़ी सी जानकारी चाहिए और आराम से बेच सकता है। अब आइए जानते हैं कि ये किसान भाई मोती की खेती करते समय कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मोती पालन करते हैं, जिससे इन्हें अच्छी क्वालिटी की मोती मिलती है। इसमें मेंटेन में थोड़ा बस हमें थोड़ी दिक्कत आती है कि अमोनिया और पीएच मेंटेन करके चलना पड़ता है, क्योंकि अमोनिया इसमें बिल्कुल 0% रहना चाहिए और पीएच 7 से 8 के बीच में रहना चाहिए। अमोनिया मेंटेन करने के लिए इसका 20 से 30% पानी बदल देते हैं, और पीएच मेंटेन करने के लिए हम फिटकरी भी डालते हैं और उसमें थोड़ा पानी बदल के देख लेते हैं। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं, खाना हम डेली इसमें डालते हैं, जो एलगी हमें सेवाल बना लेते हैं यूरिया सुपर फास्फेट से। और पानी है, जो पानी हमें हमेशा चेंज करने की जरूरत पड़ती नहीं है, कभी कभी चेंज करते हैं जब अमोनिया और पीएच बढ़ता है तब। हमारे राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 5 डिग्री 0 डिग्री पहुंच जाता है, तो मैं तो राजस्थान के किसानों को यही राय दूंगा कि वो ज़मीन में पौंड बना के करे, तो उसमें क्या है कि टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसमें 10 से 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए इसको, तो सर्दी में क्या है कि नीचे रहेगा पौंड तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अगर बाहर का पौंड है तो आप चारों तरफ से पैक करके उसमें रखिए, जिससे कि मेंटेन रहेगी। और सुबह सुबह अगर उसमें फ्रेश वाटर डाल देते हैं तो फिर भी मेंटेन रहता है पानी, ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है अपन को, क्योंकि गर्मी में ग्रीन नेट लगा देते हैं जिससे कि पानी गर्म ज़्यादा नहीं होता। और ग्रीन नेट में पानी 30 डिग्री से ऊपर जाता नहीं है, बाहर का तापमान तो 40-50 तक पहुँच जाता है, पर पानी का इतना जाता नहीं है। ये किसान भाई मोती की खेती कई वर्षों से करते आ रहे हैं और इसमें अच्छी खासी सफलता भी हासिल कर रहे हैं, और देश के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बने हुए हैं। तो चलिए जानते हैं इनके मोती की खेती में लगने वाले खर्च, आमदनी और मुनाफे के बारे में खुद उन्हीं से। अगर हम 1000 सीप से भी शुरू करते हैं तो हमें 35 से 40 हज़ार रुपये खर्चा होता है, और हमारे पास हम ज़्यादा से ज़्यादा देखें कि हम 30 से 40% अगर सीपियाँ मर भी जाती है 1000 में से, तो 600 सीपियाँ हमारे पास बच जाती है। अब 600 सीपी बचती है तो हम उसमें से हम डिजाइनर मोती 1200 निकलेंगे, 1200-200 रुपये के हिसाब से भी जाता है, तो 1,20,000 के मोती होगी, जबकि हमारी कुल लागत 35 से 40 हज़ार रुपये आई। और ये हमारा साइड बिजनेस होता है। अब मैं 3000 सीपी से काम कर रहा हूँ, तो मैं साल के कम से कम 5 से 6 लाख रुपए आसानी से कमा लेता हूँ। बाकी मैं किसानों को और भी जागरूक कर रहा हूँ, अब एक NGO के थ्रू कर रहा हूँ, जिसमें क्या कि सभी किसान लाभ ले सकते हैं और ट्रेनिंग लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं। बाकी मेरे नंबर भी आपको कहीं भी मिल जाएंगे, गूगल पे कहीं भी सर्च कीजिए और आप हमसे संपर्क कीजिए, हमें आप ट्रेनिंग भी देंगे हम आपको, और जो भी मटेरियल होता है वो आपको पूरा उपलब्ध कराते हैं और आपकी हमेशा मदद करते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।